नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खुनाई में आप सबके इस्तक़बाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। इलेक्शन के फौरी बाद एलपीजी कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा। अगलावार पेट्रोल और डीजल पर कांग्रेस की कड़ी तनकीद। बीजेपी अरकान ने ईवीएम मशीनों में छेड़छाड़ की कोशिश। टीएमसी अरकान का ज़बरदस्त हंगामा कोलकाता में हाईलाइट। आज आइन की फतेह हुई है। पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से पेश की जमानत मिलने पर कांग्रेस का इज़हार खुशी। दीगर सियासी कायदीन का मिला-जुला रद्द-ए-अमल। जबलपुर कश्ती हादसे में 9 हलाकतों की तस्दीक। बचाव का काम जारी। 29 को बचा लिया गया, कई लापता। महंगे ईंधन से एयर इंडिया परेशान। तकरीबन 100 परवाजें कम करने का लिया फैसला। नई नियति सुर्खियाँ, अब खबरों की तफसील पेश है। लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स की कीमत में भारी इजाफे पर मरकजी हुकूमत को सख्त निशाना बनाते हुए इसे अवाम पर मुसल्लत करता इंतखाबी बिल करार दिया। इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने बयान में कहा कि पहले ही खबरदार किया गया था कि इंतखाबात के बाद महंगाई की शिद्दत बढ़ेगी और अब यही हो रहा है। राहुल गांधी ने लिखा कि आज कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 993 रुपये का इजाफा किया गया है, जो एक ही दिन में सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। इन्होंने कहा कि फरवरी से अब तक सिर्फ 3 महीनों में 1380 रुपये का इजाफा हो चुका है, जो तकरीबन 81% इजाफा बनता है। उनके मुताबिक इसका सीधा असर आम लोगों की ज़िंदगी पर पड़ेगा, ख़ास तौर पर इन लोगों पर जो रोज़मर्रा के कारोबार से जुड़े हुए हैं। मगरबी बंगाल के बरसर-ए-इख्तियार पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी की है। इस वीडियो में टीएमसी ने स्ट्रॉन्ग रूम में पोस्टल बैलेट के साथ छेड़छाड़ का इल्ज़ाम आयद किया, जिसके बाद पार्टी लीडरान का मुताल्लिक़ा मुकाम पर पहुंचना शुरू हो गया। वज़ीर आला ममता बनर्जी खुद भी वहां पहुंच गईं और धरना एहतजाज शुरू हो गया। अपोजिशन बीजेपी ने इसे सियासी ड्रामा करार दिया। मामला बढ़ने पर इलेक्शन कमीशन को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सूरत-ए-हाल वाज़ी करनी पड़ी। इस दौरान रियासत में एक ज़बरदस्त हलचल देखने को मिली, जो शाम से देर रात तक जारी रही। ममता बनर्जी ने कई मुकामात पर बेज़ाब्तगियों का दावा करते हुए कहा कि अगर कोई गड़बड़ हुई तो लड़ेंगी। उन्होंने खबरदार किया कि अगर कोई ईवीएम मशीनें छीनने की कोशिश करेगा तो पूरी ताकत से मुकाबला करेंगी। टीएमसी के जारहाना रवैये, धरने और इल्ज़ामात के दरमियान कई घंटों तक माहौल गर्म रहा और इस दौरान टीएमसी और बीजेपी हामियों के दरमियान तेज़ जुमलों का निशाना भी तबादला हुआ है। इस दौरान टीएमसी ने इलेक्शन कमीशन पर बीजेपी के साथ मिलकर जमहूरियत से खिलवाड़ करने का इल्ज़ाम आयद किया है और कहा कि स्ट्रॉन्ग रूम के अतराफ इनकी मालूमात के बगैर सरगर्मियां हो रही हैं, जो गलत है। There were really serious loopholes. You see, on the cameras, on camera number 17, we noticed that there were certain people inside the strong rooms which were actually sealed by our agents. They're all in one room, and then obviously there is a door to the room. Now, if you're opening that door, all political parties need to be told about this. Now they're mentioning, yesterday they mentioned that they had sent an email. Now, whatever email, if somebody had responded, we wouldn't have said anything. None of the political party, cutting across all political lines, nobody was present. If nobody was present, then why did you open that particular room and, take in your officers, whoever, to do that postal ballot job? And what job it is? Why is the political party not apprised about it? The moment we noticed activity, human activity out there, obviously it is quite a panicky kind of a situation where you can see ballots, pink envelopes. It's visible. So we registered a process. So there are glaring loopholes. One is that that particular room was opened without any political party representative being present. Secondly, we are not apprised that this kind of a activity of postal ballots, etc., will take place. Now, if postal ballots are also being aggregated or, settled into different districts because they have to go to the districts for counting, why was no political representative present for that? I mean, how can that be? A political representative has to be present when that aggregation, disaggregation is being done. Nothing. So what's wrong? Now, yesterday they were saying, yes, there has been a gap. Unofficially, they have told us that, yes, there is a gap and miscommunication. Yes, there is a lack of transparency, but in the press conference, it was not evident. They did not, concede to those loopholes which were there.
So this is the situation. And then after that, look at the way the entire block, it's chock-a-block. It's like a fortress. There is an area where you don't need any permissible card, nothing, to reach to see those cameras, the very cameras which our political workers saw and then flagged these serious concern. Now, since yesterday, it's 12 hours, nobody could access that. If we couldn't access it, so how do we then understand that? And if there was nothing wrong in their system, then why didn't you allow the access? Now we are being told, again a new rule, that cards will be issued so that you can be admitted till up to the cameras. Again a new rule. So we are now going for the identity cards. This is what the situation is. So it's not that we are getting nervous. Rules have to be followed. They just flout all rules. And last moment, there are, they keep changing their own rule. टीएमसी के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन को रात के वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। कमीशन ने तमाम इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि स्ट्रांग रूम में रखे बैलेट्स की छानबीन की जा रही थी, जो एक मामूल की कार्रवाई है। कमीशन के मुताबिक तमाम पार्टियों को इसकी पेशगी इत्तला दी जा चुकी थी और बैलेट बॉक्स के साथ किसी किस्म की छेड़छाड़ नहीं की गई। कुछ लोग भी वो हमारे AROs हैं, वो हमारे असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, जो पोस्टल बैलेट का सेग्रीगेशन कर रहे थे। हमारे यहाँ एक स्टैट्यूटरी प्रोसेस होता है जिसमें पोस्टल बैलेट का सेग्रीगेशन किया जाता है। तो वो हमें हर जो हमारे ये बेसिकली वो पोस्टल बैलेट्स है जो डिफरेंट ट्रेनिंग के दौरान हम लोग ने फैसिलिटेशन सेंटर में हमारे पोलिंग पर्सनल्स ने वोट दिए हैं, ये वो वोट है। तो वो किसी और जिले के हो सकते हैं, किसी और असेंबली के हो सकते हैं। वो काम आज पूरे स्टेट में किया जा रहा है रात में, क्योंकि कल सुबह सारे लोग जो 8 डिस्ट्रिक्ट्स नेक्स्ट फेज 2 की हैं वो जो जाएंगी वोट के लिए, तो उनके सारे पोस्टल बैलेट हमें आज जो है रात में सेग्रीगेट करना है और कल सुबह 10 बजे हमारे लोग जो हैं वो हाफ सेक्शन CRPF के साथ वो चले जाएंगे बारासात उसको डिपॉजिट करने के लिए। और बारासात में बारासात से वो लोग लेके आएंगे हमारी साथ AC का बैलेट, वो लोग वहां से लेके आएंगे और यहाँ से जो हमें डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स का मिला हम वहां लेके, वो पूरा एक्सचेंज होगा वहां पे। जी वो तो हमारे ही लोग बैठे कॉरिडोर में। वो देखिए EVM के स्ट्रांग रूम बंद हैं, वो सील्ड हैं। आज सुबह सारे के सारे सील्ड हो गए और वो अभी भी सील्ड है। EVM का स्ट्रांग रूम अलग होता है, पोस्टल बैलेट का स्ट्रांग रूम अलग होता है और ये हमें निकालना ही पड़ता है और उसको सेग्रीगेट करना ही पड़ता है। हम ही नहीं कर रहे हैं, ये सभी लोग आज रात में जितने भी सेकेंड फेज के जिले वो सभी लोग कर रहे हैं। जी और वो तो CCTV पे विजिबल है कि वो लोग काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हमने जिले की तरफ से हमने सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मेल किया था, जो चिट्ठी थी हमारी, और ROs को भी हमने कहा था कि अपने कैंडिडेट और उनको इलेक्शन एजेंट्स को इन्फॉर्म कर दें। उन्होंने भी चिट्ठी की हुई है। तो क्या नाम ये क्या फ्री एंड फेयर जिस तरह से कहते हैं? एब्सोल्युटली बिल्कुल, इसमें कोई शंका नहीं है, निष्पक्ष है। आज आइन की फतह हुई है। मोदी हुकूमत हर दिन आइन पर हमला करती है, लेकिन आज आइनी कदर और इल्तिजामात जीत गए हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इस्तकबाल करते हैं। ये बयान आज कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने हेमंत बिस्वा शर्मा और इनकी बीवी पर संगीन इल्जामात आयद करने वाले पार्टी लीडर पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से पेशगी जमानत मिलने के बाद दिया है। जयराम रमेश के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के शोबे कानून, हुकूक इंसानी व RT चेयरमैन अभिषेक मनु संघवी भी मौजूद थे। इन्होंने तफसील से इस बारे में अपनी बात मीडिया के सामने रखी। दीगर सियासी कायदीन का भी मिला जुला रद्दमल सामने आ रहा है। देखिए, ये तो एक्सपेक्टेड था कि सुप्रीम कोर्ट से खेड़ा जी को रिलीफ मिलेगा और एंटीसिपेटरी बेल, हमको नहीं लगता है कि कोई उन्होंने ऐसा क्राइम किया था जिसके लिए उनको बेल ना दिया जाए। तो इससे एक बात और साबित होगी कि जो भारतीय जनता पार्टी वाले लगातार प्रयास कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह बेल उनको ना मिले और उनको प्रताड़ित किया जाए, वो उसमें कामयाब नहीं हुआ। लेकिन सर कैसे देखते हैं कि राजनीतिक भी पूरा ये मामला था, जहां पर सीधे तौर पे जो है मुख्यमंत्री ने आरोप लगाए कि उनको बदनाम करने की कोशिश की गई है, उनके परिवार को बदनाम करने की कोशिश की गई है। वहीं कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि जो शब्दावली इस्तेमाल कर रहे हैं मुख्यमंत्री, वो भी बड़ी आपत्तिजनक, क्योंकि सीधा अटैक उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पर भी किया था, पवन खेड़ा पे तो किया ही। बिल्कुल सही है। देखिए, आसाम के मुख्यमंत्री को अपनी भाषा पर नियंत्रण नहीं है, कभी भी किसी के बारे में कुछ भी उलझुल बोलते हैं। और अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट से
एंटीसिपेटरी बेल खेड़ा साहब को मिला है और आगे मुकदमा चलेगा, केस चलेगा। जो आरोप खेड़ा साहब ने लगाया है मुख्यमंत्री और उनके परिवार के ऊपर, वो तो आपको कोर्ट में साबित करना पड़ेगा, सारे एविडेंस देने पड़ेगी। एंटीसिपेटरी बेल की जो उन्होंने मांग करी थी और जो याचिका लगाई थी, उस याचिका के बाद उन्हें एंटीसिपेटरी बेल अग्रिम जमानत मिल गई है, जो केस उनके ऊपर नेता विश्वा शर्मा और उनकी पत्नी ने लगाया। सच जीत गया, झूठ हार गया, न्याय जीत गया, अन्याय और अहंकार दोनों पराजित हो गए। पवन खेड़ा चेयरमैन है सबसे बड़े विरोधी दल के। उनके सामने जो तथ्य परोसे गए थे, जो तथ्य थे, वो उन्होंने रखा। अगर गलत था तो जो तथ्य था वो रखना चाहिए था चीफ मिनिस्टर को अपनी पत्नी के बारे में। आप मुकदमा दायर करके 24 घंटे भी नहीं बीते, अपमानित करने के लिए दिल्ली फोर्स भेज दी, हैदराबाद भेज दी। ये अहंकार है, ये न्याय की आवाज को दबाने की कोशिश है। हैदराबाद ने, हाई कोर्ट ने इसीलिए तो जमानत दे दी थी, तेलंगाना हाई कोर्ट ने। आज उसी को अपहोल्ड किया है सुप्रीम कोर्ट ने। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार अब आसाम में नहीं है। जिस घटिया और सतही भाषा का प्रयोग उन्होंने किया था, उसकी सिर्फ निंदा भी नहीं की जानी चाहिए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। ये तो न्यायपालिका तय करेगी, इसका राजनीतिकरण थोड़ी ना होना चाहिए। न्यायपालिका के सामने कोई भी जा सकता है, आप जा सकते हैं, कोई और व्यक्ति जा सकता है। पवन खेड़ा जी भी गए, उनका अधिकार है कि जो वो चाहते हैं उसके लिए एक याचिका रखें। अब उसके बाद तो कोर्ट जो है सारे विषयों को देखते हुए, तथ्यों को देखते हुए, कानून को देखते हुए तय करेंगी कि भाई बेल देना है या नहीं देना है। लेकिन पवन खेड़ा जी ने बहुत गंभीर आरोप लगाए, जिसको वहाँ के मुख्यमंत्री और उनके परिवार ने बिल्कुल गलत कहा है, तो उनको समझाना पड़ेगा किस आधार पे उन्होंने दिया। मध्य प्रदेश के जबलपुर वाक़े बरगी डैम में पेश आए कश्ती हादसा इंतहाई दिल दहला देने वाला साबित हुआ है। नर्मदा नदी के बैकवाटर में तेज़ हवा और ऊंची लहरों के दरमियान सयाहों से भरा क्रूज़ अचानक डूब गया। इस हादसे में अब तक 9 अफराद की लाशें मिल चुकी हैं, जबकि 23 लोगों को बहिफाजत बचा लिया गया है। कुछ लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। हालांकि इनके बचने की उम्मीद अब ना के बराबर बताई जा रही है। दिल्ली के रहने वाले प्रदीप कुमार इस हादसे में किसी तरह बच गए, लेकिन उनकी बीवी और 4 साला बेटा अब भी लापता हैं। प्रदीप ने हादसे की हौलनाक दास्तान सुनाते हुए क्रूज़ इंतज़ामिया पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। उनका कहना है कि क्रूज़ पर सिक्योरिटी इंतज़ामात ना होने के बराबर थे। अमले के सिर्फ 2 अफराद मौजूद थे, जबकि हालात बिगड़े तो इन्होंने मुसाफिरों को उनके हाल पर छोड़ दिया। कल आपने भी देखा होगा कि पानी भी गिर रहा था, अंधेरा भी था और गहराई भी पानी की बहुत है, इसलिए स्वाभाविक है कि रेस्क्यू नहीं हो पा रहा था। एनडीआरएफ की टीम भी आ गई है, आर्मी के कुछ ऐसी टीम भी आ चुकी है जो ऐसे मामलों को ठीक तरीके से हैंडल कर लेते हैं, तो उसके परिणाम भी आए हैं और उन टीमों ने 5 शवों को बाहर भी निकाला है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी ही ये रेस्क्यू समाप्त हो जाएगा। अभी तक 5 और कल पहले कुल मिलाकर 9 शव निकाले जा चुके हैं। 22 लोग जीवित बन के बाहर आ गए, लेकिन अभी और भी कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि क्रूज के अंदर हो सकते हैं। रेस्क्यू की गति को देखिए क्या नहीं, रेस्क्यू की गति का सवाल नहीं है, जो परिस्थिति है उसका सवाल है। परिस्थिति बड़ी विकट है, गहरे पानी में क्रूज उल्टा है और दोनों तरफ से चट्टानों ने उसको घेर के रखा है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ रेस्क्यू के लिए थोड़ी चुनौतियां हैं ही, और इसलिए जो एक्सपर्ट टीम है वही रेस्क्यू कर पा रही है। रेस्क्यू रात से ही हमारा शुरू हो गया था और रात भर रेस्क्यू चला। हमने स्थानीय स्तर पर जो संसाधन थे उनके आधार पर किया और उसके बाद सुबह हमारे एनडीआरएफ की टीम आ गई, आर्मी की टीम आ गई और कल प्राथमिकता हमारी कल भी वही थी, आज भी वही थी कि हम राहत और बचाव कार्य में तेज़ी से करें और लोगों को जीवित बचा सकें। कल हमने 22 लोगों को सुरक्षित और जीवित बचाने में हम सफल हुए थे, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि कल 4 शव और आज अभी सुबह 5 शव, ऐसे 9 शव अभी हमने यहाँ से निकाले हैं
मैं तो यही प्रार्थना करूंगा ईश्वर से कि यह शव निकलने का क्रम बंद होना चाहिए, कोई चमत्कार होना चाहिए और कोई अच्छी खबर आए, कुछ लोग जीवित निकल सकें। ये हम प्रभु से कामना ही कर सकते हैं। और निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसकी रेस्क्यू होने के बाद जांच भी होगी और उसमें जो तथ्य निकल कर आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई भी होगी और इसकी पुनरावृत्ति ना हो इस दिशा में भी ठोस प्रयास किए जाएंगे। महंगे ईंधन यानी जेट फ्यूल ने हिंदुस्तानी हवाबाजी सेक्टर को कमर तोड़ दी है। इसका बराह रास्त असर फ्लाइट ऑपरेशंस पर नज़र आने लगा है। एयर इंडिया ने बढ़ते हुए खर्च के दबाव को पेश नज़र रखते हुए रोज़ाना तकरीबन 100 परवाज़ें कम करने का फ़ैसला किया है। ये तखफीफ घरेलू और बैनुल-अक़वामी दोनों रूट्स पर नाफिस होगी। खुसूसन यूरोप, शुमाली अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर जैसे रूट्स पर हवाई खिदमात में बड़ी कमी देखने को मिलेगी। आज यानी 21 मई को भी मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े के बाद आलमी तेल की कीमतों में इजाफे के नतीजे में बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस के लिए जेट ईंधन यानी ATF की कीमत में $76 फ़ी किलो लीटर का इजाफा हुआ है। नोएडा में हालिया दिनों होने वाले मजदूरों के एहतजाजी मुजाहरों और यौम मजदूर के पेश नज़र पुलिस इंतजामिया मुकम्मल तौर पर अलर्ट दिखाई दे रही है। मुमकिन एहतजाज और भीड़ को काबू में रखने के लिए कमिश्नरेट ने हिस्सास इलाकों में वसी सिक्योरिटी इंतजाम किए हैं। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह की हिदायत पर पूरे ज़िले को जोन और सेक्टर्स में तकसीम करके निगरानी बढ़ा दी गई है। इंतजामिया की बुनियादी तवज्जो इस बात को यकीनी बनाना है कि किसी भी किस्म की बदनज़मी ना हो और होम मजदूर पुरअमन तरीके से गुजर जाएँ। इसके लिए पुलिस ने पहले ही हिस्सास इलाकों की निशानदेही करके वहाँ इजाफी पुलिस फोर्स तैनात कर दी है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। इलेक्शन के फौरी बाद LPG कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा, अगलावार पेट्रोल और डीजल पर कांग्रेस की कड़ी तनकीद। बीजेपी अरकान ने EV मिशनों में छेड़छाड़ की कोशिश, TMC अरकान का ज़बरदस्त हंगामा, कोलकाता में हाईलाइट। आज आइन की फतेह हुई है। पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से पेश की जमानत मिलने पर कांग्रेस का इज़हार खुशी, दीगर सियासी कायदीन का मिला जुला रद्द-ए-अमल। जबलपुर कश्ती हादसे में 9 हलाकतों की तस्दीक, बचाव का काम जारी, 29 को बचा लिया गया, कई लापता। महंगे ईंधन से एयर इंडिया परेशान, तकरीबन 100 परवाजें कम करने का लिया फैसला। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।